हेलो हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका होम साइंस विद चार्ली के साथ। अच्छा, तो सुबह का टाइम है, कुछ लोग बिज़ी होंगे, कुछ लोग सो रहे होंगे। तो जो लोग सो रहे हैं, वंस अगेन मेरी उनसे फिर से एक रिक्वेस्ट है कि उठें और अपने दिन की शुरुआत करें और अपना जो भी आपका डेली का रूटीन है उसको आगे बढ़ाएं। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 1 डिस्कस किया था। आज हमारी वीडियो का है पार्ट 2 और बाकी जितने भी ऑर्गन बचे हुए थे डाइजेस्टिव सिस्टम के उसको हम लोग आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था हमने, उसके मेन ऑर्गन्स पढ़े थे, माउथ पढ़ा था, टीथ भी पढ़े थे, स्ट्रक्चर भी पढ़ा था उनका, कुछ फैक्ट भी पढ़े थे, फार्मूला, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, है ना। स्टमक के बारे में पूरा हमने डिस्कस किया था, कौन उसमें स्टमक से कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट होते हैं वो भी हमने पढ़ा था। आज हम शुरू करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन को जैसा कि आपको पता है छोटी आंत बोलते हैं, हर किसी को पता है, और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है ना, बहुत मुख्य अंग माना जाता है। कहा यह जाता है कि जितना भी आप फूड मतलब हम खाते हैं भोजन, उनका पूरा जो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि पूरा जो आपने खाना खाया है वो खाना पूरी तरीके से उसका ब्रेक डाउन होकर के वो पूरी तरीके से पच करके आपके ब्लड में मिक्स हो जाना। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि आपके जो न्यूट्रिएंट्स आपने लिए हैं, मतलब जो भी फूड आपने खाया उनसे जो न्यूट्रिएंट्स हमें प्राप्त हुए हैं वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाएं और हमारी जितनी भी मतलब सेल्स हैं सब जगह हमारे सेल्स को न्यूट्रिएंट्स प्रदान करें। तो इसलिए छोटी आंत का बड़ा अहम रोल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटी आंत जो होती है आपकी, ये कुंडलित नली होती है, अभी आपको मैं आगे डायग्राम दिखाऊंगी। लगभग 6 मीटर लंबी होती है तथा बड़ी आंत से घिरी होती है और इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। आपको मेन ये याद रखना है कि इसकी लेंथ 6 से 7 मीटर होती है, 7 मीटर भी कभी हो जाता है। और इसके मेन जो भाग होते हैं वो 3 भाग होते हैं, जिनको मैंने एक निमोनिक बना रखा है CCK, CCK, ठीक है। पहला है आपका, सॉरी ये CCK कुछ और है, सॉरी फॉर दैट, ये इसका ये नहीं है निमोनिक, सॉरी। इसका निमोनिक आप DJI कर सकते हो, है ना, DJ बजता है, DJI, D फॉर डिओडिनम, J फॉर जेजुनम और I फॉर इलियम, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि सबसे पहला इसका जो पार्ट है वो होता है डिओडिनम, पक्वाशय, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पक्वाशय। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जो जेजुनम है वो उसका मिड पॉइंट होता है और जो इसका एंड पॉइंट होता है उसको हम इलियम बोलते हैं। एक बार मैं आप लोग को डायग्राम दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये इसका है डायग्राम। मैंने आपको बताया ना कि जो सबसे अपर पार्ट है इसका डिओडिनम, ये जो आंत, ये अंदर वाला जितना भी आपको ये सब दिख रहा है ये आंत है आपकी। कौन सी आंत है? छोटी आंत, जो इस तरीके से बहुत मुड़ी मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। अब आप कहोगे कि ये तो स्टमक है, तो जो स्टमक का सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, मतलब यहाँ से एक नली निकलती है, वो छोटी आंत से कनेक्ट होती है। और इसका जो सबसे ये छोटी आंत का आप देख रहे हो सबसे अपर पार्ट है, सबसे ऊपर की तरफ ये जो नली आ रही है इसी को डिओडिनम बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जेजुनम आप देख सकते हो, मिड पार्ट है इसका, और जो इलियम है वो सबसे नीचे वाला पार्ट है। तो 3 पार्ट थे। सबसे पहले आपका ये हो गया डिओडिनम, और दूसरा आपका हो गया जेजुनम, और तीसरा आपका क्या हो गया, इलियम, ठीक है। तो चलिए फिर से इधर आ जाते हैं। तो सबसे पहला आपको क्या डिस्कस करना है, पहला हमें पढ़ना है पक्वाशय, मतलब कि डिओडिनम, छोटी आंत का आरंभिक भाग है, जो अभी मैंने आपको दिखाया। यह C के आकार का होता है और इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। अग्नाशय के शीर्ष को चारों ओर से घेरे रहता है। अग्नाशय मतलब पैनक्रियाज, अभी पैनक्रियाज का आगे आपको चित्र दिखेगा। इतना आप समझो कि जो डिओडिनम है वो छोटी आंत का सबसे मतलब इनिशियल पार्ट है, मतलब इनिशिएट हो रहा है, मतलब यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। डिओडिनम जो है वो सबसे पहला वाला, ये इसका अपर पार्ट है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जेजुनम मिड पार्ट है और इलियम आपका सबसे लास्ट वाला पार्ट है। तो ये डिओडिनम हो गया आपका। इसके बाद क्या होता है कि पित्ताशय से निकली हुई नलिका पक्वाशय में ही खुलती है। पक्वाशय, डिओडिनम, जो गाल ब्लैडर होता है, मतलब जो पित्ताशय, जिसमें बाइल जूस बनता है। अभी आगे मैं आपको बताऊंगी गाल ब्लैडर क्या होता है। अभी आप इतना समझो कि पित्ताशय से एक नलिका निकलती है जो कि डिओडिनम में ही आके खुलती है, और यहीं पर भोजन में बाइल जूस मतलब कि पित्त लवण मिलता है, जो फैट डाइजेशन के लिए आवश्यक होता है। मैं आपको बता दूं कि फैट का मतलब जो हम फैट वाला खाना खाते हैं उनके डाइजेशन के लिए क्या होता है कि बाइल जूस बहुत आवश्यक होता है, पित्त लवण, ठीक है। ये जो है पित्त लवण की ही वजह से जो आप तेल वाला चीज़ खाते हैं वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, पेट में आपके, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि डिओडिनम सबसे जो है छोटी आंत का सबसे आरंभिक हिस्सा है, मतलब शुरुआत होती है वहाँ से। इसके बाद इसी गाल ब्लैडर में जो है, जो गाल ब्लैडर इसी डिओडिनम में गाल ब्लैडर से एक नलिका निकलती है जिसके थ्रू
डिओडिनम में बाइल जूस आता है और ये बाइल जूस क्या करता है, जो आप फैट लेते हैं उनको डाइजेस्ट करता है। सेकंड पार्ट है आपका जेजुनम, जो छोटी आंत का मिड पार्ट था। ये छोटी आंत के शेष भाग का 2/5 भाग होता है, जो कि लगभग 2.5 मीटर का होता है। ठीक है, मतलब ये मिड पार्ट होता है इसका। जेजुनम में कई प्रकार के पोषक तत्व अवशोषित हो जाते हैं। इसमें मतलब कई तरह के पार्ट ऐसे, मतलब कई सारे पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो जेजुनम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड इट कनेक्ट्स डिओडिनम टू इलियम। कहने का मतलब ये सबसे ऊपर आपका जो था, सबसे ऊपर मान के लिए ये डिओडिनम था और नीचे वाला पार्ट जो होता है इलियम। ठीक है, तो बीच में आपका है ये जेजुनम। तो जेजुनम का ये काम होता है कि ये डिओडिनम को इलियम से कनेक्ट करवाए, एक तरीके से ब्रिज का काम करता है, आप ये कह सकते हो। ठीक है, ऊपर वाला डिओडिनम है, नीचे वाला इलियम है, बीच वाला जेजुनम। तो जेजुनम का ये काम है कि ये मतलब जो आपका डिओडिनम है और ये इलियम है उनको कनेक्ट करता है। ठीक है, अब थर्ड आप आ जाइए इलियम पर। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का अंतिम भाग होता है, मैंने बताया सबसे नीचे होता है तथा सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, ये आंत के सीकम से जुड़ा होता है और ये 3.5 मीटर लंबा होता है। सीकम अभी आपको लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, वो दिखाऊंगी मैं। तो आपको इतना याद रखना है कि छोटी आंत के कितने पार्ट होते हैं, डिओडिनम है, जेजुनम है और इलियम है। ठीक है, उसका थोड़ा थोड़ा फंक्शन मैंने आपको बता दिया, आप एक बार फिर से जब देखेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलते हैं और आपके फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। तो इसमें क्या होता है, छोटी आंत में इंटेरोकाइनेज नामक क्षारीय आंत्र जूस निकलता है, मतलब इंटेस्टाइनल जूस निकलता है, जो कि भोजन के पाचन के लिए महत्वपूर्ण होता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि छोटी आंत में हमारा जो फूड होता है पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है और एब्जॉर्प्शन का भी काम यही होता है। तो आप ये सोचो कि छोटी आंत में कई सारे ऐसे एंजाइम्स निकलते हैं जो खाने को पूरी तरीके से पचा देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। तो देखिए, जैसे इसमें कौन सा एंजाइम निकलता है, इंटेरोकाइनेज नामक क्षारीय आंत्र जूस निकलता है। ठीक, जिसकी वजह से भोजन डाइजेस्ट होता है। इसके अलावा लीवर एवं पैनक्रियाज से स्रवित क्षारीय एंजाइम भोजन में मिलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। यहाँ पर जो मैंने SI लिख रखा है, सॉरी, ये आपका जो मैंने ये आपको दिख रहा हो, कई जगह शायद आपको ये दिखे SI का मतलब आप लोग स्मॉल इंटेस्टाइन समझिएगा और LI का मतलब लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसमें क्या होता है कि इंटेस्टाइन में लीवर से और पैनक्रियाज से भी कुछ एंजाइम्स निकलते हैं जो सिक्रीट होकर के कहाँ आ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। और इन्हीं एंजाइम्स के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में पूर्ण पाचन हो जाता है, जो भी आप फूड लेते हैं। ठीक है, अब आप ये देखो कि कौन कौन से एंजाइम छोटी आंत में निकलते हैं। सबसे पहला ये ऊपर मैंने लिख रखा है, नंबर 1 पे इंटेरोकाइनेज, सेकंड पे है इरेप्सिन और थर्ड पे है SMG। SMG कौन सी आफत का नाम है, सुक्रोज, S फॉर सुक्रोज, M फॉर माल्टोज और G फॉर गैलेक्टोज। ये नीचे देखिए मैंने लिख रखा थर्ड नंबर पे, आप परेशान नहीं होना है। तो इंटेरोकाइनेज का क्या काम होता है, 3 तरह का एंजाइम भी निकल रहा है आपका छोटी आंत से। इंटेरोकाइनेज का काम क्या होता है, ये पैनक्रियाटिक मतलब कि अग्नाशयी रस से निकले हुए ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदल देते हैं। आपका जो अग्नाशय है मतलब कि जो पैनक्रियाज होता है उससे ट्रिप्सिनोजन एक एंजाइम निकलता है। तो ये जो ट्रिप्सिनोजन होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, मतलब ये सिर्फ निकलता है, ये खाने को पचाता नहीं है। लेकिन जैसे ही ये अग्नाशयिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो वहाँ पर ये ट्रिप्सिन एंजाइम की हेल्प से तुरंत जो मतलब ट्रिप्सिनोजन होता है वो ट्रिप्सिन में चेंज हो जाता है। ये पैनक्रियाज में तो इनएक्टिव होता है, लेकिन जैसे ही ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है वो तुरंत एक्टिव फॉर्म में हो जाता है और उस एक्टिव फॉर्म को हम लोग ट्रिप्सिनोजन न कह करके ट्रिप्सिन कहते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि इंटेरोकाइनेज क्या करता है, जो पैनक्रियाज से ट्रिप्सिनोजन निकल कर आता है उसको ट्रिप्सिन में बदल देता है। सेकंड है आपका इरेप्सिन। इरेप्सिन क्या करता है कि जो पॉलीपेप्टाइड होता है उसको अमाइनो एसिड में बदल देता है। मैंने आपको बताया होगा कल कि जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है वो क्या कहते हैं, पेप्सिन एंजाइम के थ्रू होता है। तो जो पेप्सिन होता है उसको पेप्टोन में बदल देता है। अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है प्रोटीन आपका, तो यहाँ पर वो पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड के रूप में होता है। ठीक है, स्टमक में पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में होता है। फिर जैसे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो यहाँ पर इरेप्सिन एंजाइम पॉलीपेप्टाइड के ऊपर काम करता है और उसको अमाइनो एसिड में बदल देता है। अमाइनो एसिड क्या है, ये प्रोटीन की सबसे मूलभूत इकाई है, मतलब प्रोटीन आपका डाइजेस्ट होने के बाद अमाइनो एसिड के रूप में बिल्कुल टूट जाता है, आप ये कह सकते हो। मतलब लास्ट प्रोडक्ट, जैसे कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है, सेम उसी तरीके से आपका प्रोटीन डाइजेस्ट होने के बाद अमाइनो एसिड में बदल जाता है। ठीक है, और फैट आपका फैटी एसिड और गिल्सरॉल में बदल जाता है। थर्ड आपका एंजाइम है सुक्रेज, माल्टोज, गैलेक्टेज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये सब आपकी डाइसैकेराइड्स हैं। ठीक है, तो ये एंजाइम डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में बदल देती है। जब मैं आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाऊंगी तो आपको समझ आएगा मोनोसैकेराइड क्या है, डाइसैकेराइड क्या है। जल्दी हम लोग फूड साइंस का भी स्टार्ट करेंगे, आप एक एक करके ऐसे बताते रहेंगे तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा मतलब क्लियर रहेगा। तो ये सब डाइसैकेराइड हैं, तो जब
स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाती हैं तो इसमें ये जो माल्टेज, सुक्रेज और गैलेक्टेज एंजाइम है ये डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट कर देती हैं, जो कि मोनोसैकेराइड क्या है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ठीक है, तो ये आप तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 एंजाइम निकलते हैं, इंटेरोकाइनेज, एरेप्सिन और सुक्रेज, माल्टेज, गैलेक्टेज। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ये जितने भी एंजाइम है ये सब आपके फूड डाइजेशन के लिए ही काम कर रहे हैं। ठीक है, भोजन का पाचन कर रहे हैं। अब आपका आता है लिवर। लिवर का मैं आप लोगों को एक बार वो दिखा दूं पहले। ओह सॉरी, एक सेकेंड। तो चलिए, सॉरी वो लीवर वाली स्लाइड आ गई थी। अब हम लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। स्मॉल खत्म हो गई आपकी, लार्ज के ऊपर आते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है कि ये आपकी 1 से 2 या फिर 1.5 से 2 मीटर भी कहीं कहीं लिखा होता है, उतनी बड़ी आपकी ये नली है, मतलब नलिका है। और इसका जो मेन फंक्शन होता है क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन का, और मतलब वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर करता है। क्या करता है ये, इसका जो काम है ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है, मतलब जो पानी हम लोग जल लेते हैं, और वेस्ट मटेरियल को अपने अंदर स्टोर करता है। मैं आपको दिखा दूं कि इसका जो पार्ट क्या कौन कौन सा है। 1 मिनट में दिखाती हूँ आपको। पहले इसका डायग्राम ये है, देखिए आपका लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम। आपको ये समझना, मैंने अभी सीकम का नाम लिया था। ये सीकम देखिए, सबसे ये वाला जो आपको दिख रहा है ये सीकम दिखाई दे रहा है बिल्कुल। और ये जो ऊपर की तरफ, ये पहले तो आप ये समझ लो कि ये जो पूरा डायग्राम दिख रहा है ये आपका किसका है, लार्ज इंटेस्टाइन का है। ठीक है, इसमें जो इस तरफ का पार्ट है आपके, ये आपको दिख रहा है, मतलब कि सीकम से ऊपर वाला जो हिस्सा है वो इसको असेंडिंग कोलन बोलते हैं। फिर ये ऊपर वाला जो जा रहा है इसको ट्रांसवर्स कोलन, फिर ये जो नीचे की तरफ आ रहा है डिसेंडिंग कोलन इसको बोलते हैं, और सिग्मॉइड कोलन है ये, यहाँ से थोड़ा सा ये मुड़ा हुआ जो पार्ट है। और इसके बाद ये आपका है रेक्टम, पूरा इतना ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट आपका, ये है पूरा रेक्टम। और ये है आपका एनएस, इसको मलद्वार भी बोलते हैं हिंदी में, और रेक्टम को मलाशय भी बोलते हैं। जो आपका रेक्टम होता है, यहाँ पर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यहाँ पे इकट्ठा होता है, और जो ये एनएस है इसके थ्रू ये एक रूट है आप कह सकते हो, मतलब ये एक रास्ता है जहाँ से आप स्टूल पास करते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम है। इसको आपको माइंड में फीड करना है, जैसा मैं आपको पहले भी बताती आ रही हूँ। जब आप इसका पूरा एक एक चीज़ याद रखोगे ना कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, और ये जो आपकी नीचे से ये दिख रही है हल्की सी, ये पतली सी, इसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं। और अपेंडिक्स को ही हम कौन सा ऑर्गन बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन। ये हमारी बॉडी में होता तो है लेकिन इसका कोई बहुत मेन फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं। ये तो इसमें क्या है कि ये तो मैंने अपने खुद से डायग्राम बना रखा है, वही वाली बात है। देखिए ये आपका सीकम है, और ये नीचे वाला जो पार्ट था वो अपेंडिक्स है। इधर वाला जो जा रहा था ये असेंडिंग कोलन है, और इधर वाला जो है वो ट्रांसवर्स है, और इधर वाला जो है वो डिसेंडिंग कोलन है, और इधर नीचे के साइड जो था वो देखिए आपका रेक्टम है, और ये जब सबसे नीचे वाला एनएस है। ठीक है, मैं बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बना पाती हूँ, तो होप कि समझ पा रहे होंगे आप लोग। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। कहने का मतलब जो जल है और जो अदर न्यूट्रिएंट्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं डाइजेस्ट हो पाए, सॉरी मतलब नहीं एब्जॉर्ब हो पाए, बचा खुचा जो पानी है या बचा खुचा जो मटेरियल है वो कहाँ आकर के एब्जॉर्ब होगा, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, ऑल्सो नोन एज बाउल ऑफ वाटर। कहने का मतलब यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सो दैट वी कैन कॉल बाउल ऑफ वाटर। मतलब हम इसको बाउल ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं, कि पानी का कटोरा आप कह सकते हो एक तरीके से। ठीक है, इसके बाद जो कोलन होता है, मतलब ये जो आपका इधर जितना ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस कोलन। कहने का मतलब जो भी कुछ न्यूट्रिएंट्स बच गए हैं या जो कुछ वाटर बच गया है उनका रीअब्जॉर्प्शन करता है। थोड़ा बहुत अगर बच गया है तो दोबारा से अवशोषित कर लेगा अपने अंदर। ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन। जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है वो भी आपके लार्ज इंटेस्टाइन में ही जो है पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद रेक्टम। रेक्टम मैंने बताया ये जो आपका नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पर जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, बाई प्रोडक्ट आप कह सकते हो, जो है ना, वो यहाँ पर स्टोर होता है। जितना भी खाने के बाद वेस्ट प्रोडक्ट बचता है जो डाइजेस्ट नहीं होता है, या जो कुछ फाइबर होते हैं, वो सारा आकर के रेक्टम में ही जो है मतलब आकर के स्टोर होता है। और जो आपका ये सीकम होता है, यहाँ पर शायद सीकम की स्पेलिंग गलत हो गई है, सॉरी, ये वाली आप देखना, ये वाली सही है। तो यहाँ पे जो सीकम होता है आपका, ये क्या करता है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का और लार्ज इंटेस्टाइन का कनेक्शन होता है। इसी को हम लोग मतलब कनेक्टिंग पॉइंट होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन का और स्मॉल इंटेस्टाइन का। और ये सीकम का क्या होता है कि जो हर्बीवोरस होते हैं, मतलब जो लोग शाकाहारी हैं, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, उनके बॉडी के अंदर इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, और जो लोग मतलब कि नॉनवेज खाते हैं उनके अंदर थोड़ा छोटा होता है। तो आई थिंक आपको लार्ज इंटेस्टाइन का ये समझ में आया होगा। ठीक है, और आप एक बार फिर से ये पिक्चर देख लीजिए ताकि आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ आ जाए कि कहाँ पर क्या था। आप इसका पूरा पोजीशन आपको याद रखनी कि कहाँ पर क्या चीज़ पाई जा रही है। ठीक है, चलिए अब ये जो रेक्टम मैंने आपको अभी बताया, रेक्टम मैंने आपको बताया कि जिसको हम लोग मलाशय बोलते हैं, तो ये बड़ी आंत का सबसे नीचे थोड़ा फैला हुआ भाग लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी पेशीय
जो परत होती है वो अधिक मोटी होती है। और एल आई का मतलब मैंने आपको बताया लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, एफ पी का मतलब फूड प्रोडक्ट, मतलब कि जो वेस्ट आपके फूड प्रोडक्ट हैं वो स्टूल के रूप में यहीं रुकते हैं। इसके बाद आपका है मलद्वार, जिसको हम एनस बोलते हैं। ये लगभग 1 इंच से 4 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। आपके बॉडी से जो भी स्टूल होता है वो इसी रास्ते से पास होता है। आई थिंक ये तो बहुत ईजी था, सिंपल सी बात है, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आपका है प्रारंभिक आहार नाल में भोज्य पदार्थों का पाचन। जो हमारा पूरा आहार नाल है, फूड पाइप है, या जितना भी है हमने पढ़ा अभी तक, स्टमक और फेरिंग्स, लैरिंग्स, जितनी भी चीज़ थी, उन सारी चीज़ों में भोज्य पदार्थों का कैसे पाचन होता है वो थोड़ा सा आपको मैं बताना चाह रही हूँ। तो ये आपकी मान लो हेडिंग है कि प्रारंभिक आहार नाल में विभिन्न भोज्य पदार्थों का पाचन। हमारे द्वारा ग्रहण किए गए फूड में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट पाया जाता है, ये बात सबको पता है। तो आपको ये मैं पढ़ाने जा रही हूँ कि जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है, उनका पाचन कैसे होता है। ठीक है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता ही है कि जैसे ही हम मुंह में कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो मुंह में जो हमारी स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं उनसे जो टाइलिन और अमाइलेज निकलता है, उसी से वहाँ से मतलब मुंह में पाचन स्टार्ट हो जाता है। तो आप ये देखो लिख रखा है कि स्लाइवरी ग्लैंड से स्रवित अमाइलेज एवं टाइलिन, अमाइलेज एवं आपको एंजाइम के नाम याद रखने, अमाइलेज एवं टाइलिन एंजाइम मुंह से ही पके हुए स्टार्च के ऊपर, स्टार्च आपका क्या है, पॉलीसैकेराइड, स्टार्च को पॉलीसैकेराइड माल्टोज नामक डाइसैकेराइड शर्करा में बदलने का कार्य करना शुरू कर देते हैं। अर्थात कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट आपका 3 तरह का होता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो जो मोनोसैकेराइड होता है ये बहुत सिंपल फॉर्म में होता है, और जो डाइसैकेराइड है वो डबल कह सकते हो कि उसका डबल फॉर्म होता है, और जो पॉलीसैकेराइड है ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आप ये सोचो कि जैसे हम मतलब जैसे आपने स्टार्च खाया, जैसे आपने चावल खाया, चावल में स्टार्च होता है, तो जैसे आप खाते हो मुंह में आपके चावल जाता है, और स्टार्च क्या है, पॉलीसैकेराइड है। तो जैसे ही जो टाइलिन एंजाइम है ये पॉलीसैकेराइड मतलब कि स्टार्च पे काम करता है और स्टार्च को पॉलीसैकेराइड से मोनोसैकेराइड में बदल देता है। मोनोसैकेराइड मतलब माल्टोज में बदलना शुरू कर देता है। मुंह से ही ये जो पाचन है ये स्टार्ट हो जाता है। सभी देखिए लिख रखा है कि सभी डाइसैकेराइड, जो जितनी भी डाइसैकेराइड शर्कराएं होती हैं वो छोटी आंत में सुक्रेज, माल्टेज और लैक्टोज और गैलेक्टोज एंजाइम द्वारा मोनोसैकेराइड्स में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में चेंज हो जाती हैं। जो मैंने आपको बताया मोनोसैकेराइड, तो मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टेज नामक 3 तरह की होती हैं। तो जितनी आपने देखा कि पॉलीसैकेराइड डाइसैकेराइड में चेंज हो गया, और जब डाइसैकेराइड आंत में आएगा आपके, तो आंत में अभी हमने पढ़ा था एसएमजी, उधर सुक्रेज, माल्टेज और गैलेक्टेज एंजाइम था, तो वो डाइसैकेराइड जो हैं आपकी शर्कराएं, उनको वो मोनोसैकेराइड में बदल देगा। कौन बदलेगा, जो छोटी आंत में आपके एंजाइम्स पाए जा रहे थे। ठीक है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन, एसआई का मतलब फिर से स्मॉल इंटेस्टाइन में संपन्न हो जाता है, और पाचन के पश्चात वो कहाँ जाता है कि आपके जो छोटी आंत होती है उसमें विलाई होती है। अभी विलाई क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। आपकी छोटी आंत में ही मतलब जो विलाई होती है उनके द्वारा अवशोषित करके लीवर तक पहुंचा दिया जाता है, और लीवर में जो ये आपका कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, विलाई का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि इलियम होता है ना, तो जो आपका इलियम है उसी इलियम में ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे जो छोटी आंत की इलियम होती है उसमें बना होता है, इसी को विलाई बोलते हैं। और ये विलाई यही काम करता है कि जितना भी आपने भोजन लिया है उसको एब्जॉर्ब करके ये लीवर में पहुंच जाता है। पूरी तरीके से पूर्ण रूप से छोटी आंत में जो है न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो आई थिंक आपको कार्बोहाइड्रेट का समझ में आया होगा। ठीक है, सेकंड है आपका डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन कैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय द्वारा स्रवित पेप्सिन एंजाइम में होता है। आमाशय मतलब जो आपका पेट है, पेट से आपके पेप्सिन एंजाइम निकलता है, और वहां पर पेप्सिन एंजाइम से जो प्रोटीन होता है, आपने जो प्रोटीन खाया वो उसको पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, ये आपको छोटा सा समझ में आएगा शायद। जो आप सीधे याद रखो कि आपके पेट से पेप्सिन एंजाइम निकलता है, मतलब स्टमक से, जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, और पेट से ही आपके HCl भी निकलता है। ठीक है, तो HCl तो मान लीजिए कि उसको एसिडिक बनाता है, लेकिन जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। आगे एक वो है, वो आपको समझ आएगा। अमाइनो एसिड प्रोटीन की सबसे सरल एवं छोटी इकाई है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज में चेंज हुआ, मतलब मोनोसैकेराइड में, उसी तरीके से आप प्रोटीन जब आपका पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा तो वो अमाइनो एसिड में बदल जाता है। और अमाइनो एसिड क्या है, छोटी इकाई है प्रोटीन की। कई सारे अमीनो एसिड से मिलकर के एक प्रोटीन के अणु की संरचना होती है। ठीक है, अमीनो अम्ल स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाई द्वारा अवशोषित करके लीवर में पहुंचा दिया जाता है। प्रोटीन का भी एब्जॉर्प्शन विलाई द्वारा कर लिया जाता है और उसको लीवर में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि प्रोटीन का डाइजेशन कैसे हो रहा है। ये देखिए प्रोटीन आया आपका आमाशय में। ठीक है, आमाशय में उसको क्या मिला, पेप्सिन एंजाइम।
इसके बाद जब पेप्सिन एंजाइम मिला तो पेप्सिन एंजाइम के बाद आपका प्रोटीन किस में बदल गया, पेप्टोन के रूप में, ठीक है। अब आपका पेप्टोन आया पैनक्रियाज में, ठीक है, और पैनक्रियाज में होता है ट्रिप्सिनोजन एंजाइम। ध्यान से सुनिएगा, पेप्टोन जब यहाँ पर पेप्सिन एंजाइम ने काम किया स्टमक में, फिर वो पेप्टोन में चेंज हो गया, फिर पेप्टोन आपका आता है पैनक्रियाज में, फिर पैनक्रियाज में ट्रिप्सिनोजन एंजाइम निकलता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। अब जो आपका फूड है वो आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इंटेरोकाइनेज है वो ट्रिप्सिनोजन एंजाइम के ऊपर काम करता है और ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदल देता है, ठीक है। इसके बाद जब इसके बाद जो ट्रिप्सिन है वो क्या करता है कि पेप्टोन आपका ये ऊपर आया था ना, पेप्टोन था ना ये, तो पेप्टोन जब आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इंटेरोकाइनेज एंजाइम है उसने क्या किया कि आपके पेप्टोन को मतलब जो है पॉलीपेप्टाइड में बदल दिया। किस में बदल दिया, पॉलीपेप्टाइड में। और पॉलीपेप्टाइड में फिर अभी हमने पढ़ा था लास्ट में कि एक इंटेरोकाइनेज था स्मॉल इंटेस्टाइन में, दूसरा आपका इरेप्सिन था। फिर पॉलीपेप्टाइड के ऊपर जो इरेप्सिन एंजाइम है वो पॉलीपेप्टाइड के ऊपर काम करता है और इरेप्सिन ही पॉलीपेप्टाइड को अमाइनो एसिड में तोड़ देता है। आपको ये पूरा डायग्राम थोड़ा सा आप देखने की कोशिश करिएगा, ये पूरा आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं क्लियर होता है तो मैं एक बार फिर से बोलने की कोशिश करती हूँ। प्रोटीन आपका आया स्टमक में पेप्सिन एंजाइम था और पेप्सिन एंजाइम ने क्या किया, पेप्टोन में बदल दिया। किसको बदला, प्रोटीन को। फिर आपका पेप्टोन इधर आ गया पैनक्रियाज में। अब पैनक्रियाज में ट्रिप्सिनोजन एंजाइम निकलता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ये कोई काम नहीं करता, बस ये रहता है एंजाइम। इसके बाद आपका जो ये पेप्टोन था वो आ गया, प्रोटीन वाला हिस्सा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेरोकाइनेज जो एंजाइम था उसने क्या किया, ट्रिप्सिनोजन एंजाइम को ट्रिप्सिन में बदल दिया। फिर ट्रिप्सिन, अब जो आपका ट्रिप्सिन है वो पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देगा। जो ये ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में था वो इंटेरोकाइनेज की हेल्प से ट्रिप्सिन में बदल गया और आप ट्रिप्सिन ने क्या काम किया, पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में बदल दिया। फिर पॉलीपेप्टाइड के ऊपर इरेप्सिन ने काम किया और इरेप्सिन ने पॉलीपेप्टाइड को अमाइनो एसिड में बदल दिया और आपके प्रोटीन के डाइजेस्ट होने के बाद जो सबसे स्मॉल यूनिट है वो क्या है, अमाइनो एसिड ही है। अब आपका प्रोटीन पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो गया और लिवर में पहुंचा दिया गया, ठीक है। यहाँ पर भी थोड़ा सा आप देखिएगा, प्रोटीन जो है पेप्सिन काम करेगा, पेप्टोन में बदलेगा, फिर पेप्टोन जो आएगा वो ट्रिप्सिन की वजह से पॉलीपेप्टाइड पे बदलेगा, फिर पॉलीपेप्टाइड जो होगा इरेप्सिन काम करेगा, अमाइनो एसिड में बदल जाएगा, ठीक है। ये पीईटी एंजाइम जो होता है, पीईटी का मतलब यहाँ पर पेप्सिन, ट्रिप्सिन और इरेप्सिन से है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और एक बार नहीं समझ में आ रहा तो इसको थोड़ा सा खुद ही से आप दिमाग लगाइएगा और वीडियो को 1-2 बार सुनिएगा, आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है आपका डाइजेशन ऑफ फैट। फैट का डाइजेशन भी जो हमारे मुंह से क्या बोलते हैं, लाइपेज एंजाइम निकलता है और अग्नाशयिक लाइपेज निकलता है, ठीक है। उसी से इसका पाचन शुरू हो जाता है, मतलब थोड़ा सा स्लाइवा से शुरू होता है और बाकी बचा खुचा जो आपका अग्नाशयिक रस होता है, पैनक्रियाटिक जूस लाइपेज होता है, वहां से वसा का पाचन शुरू हो जाता है। लाइपेज मिश्रित भोजन में स्मॉल इंटेस्टाइन में फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटा और प्रोटीन आपका अमाइनो एसिड में टूटा, उसी तरीके से जो आपका फैट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में फैटी एसिड में टूट जाता है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल छोटी आंत के विलाई द्वारा अवशोषित करके लीवर में पहुंचा दिए जाते हैं, ठीक है। आपको ये तीनों चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। और अगर ये कहा जाए कि स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट से फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है या पूरी तरीके से एब्जॉर्प्शन किया जाता है, तो आपको याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होती है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है वो, उसी के थ्रू जो आपका मतलब जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अन्य पदार्थों का अवशोषण, ये तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी मैंने इंक्लूड कर दिया है। आपके मुंह में क्या होता है कि अगर किसी भी बहुत मतलब पूर्ण पाचन आपके मुंह में किसी भी चीज़ का नहीं होता है, लेकिन कुछ मेडिसिन होती हैं, जैसे लिख रखा है देखिए, नाइट्रोग्लिसरीन एवं आइसोप्रेनालिन, ये मुंह गुहा में जो है थोड़ा सा जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू एब्जॉर्व कर लिया जाता है। तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका नाम याद रख सकते हो, बाकी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी सेकंड है आपका स्टमक। स्टमक में किसी मतलब जो आपका पेट है उसमें ग्लूकोज के अलावा किसी और भी चीज़ का पूरी तरीके से अवशोषण नहीं होता है, लेकिन जो जल है और एल्कोहल है उनका जो है स्टमक में अवशोषण हो जाता है, ठीक है। अब आपका आता है लिवर। लिवर आपको पता है हमारे बॉडी का मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ही मेन ऑर्गन है और इसको हम पूरा देखते हैं कैसे कैसे क्या है। पहले मैं आप लोगों को इसका डायग्राम दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है आपका लिवर, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है पूरा, ये इस तरह का पूरा दिख रहा है, ये लिवर है। और लिवर के ही नीचे आप ये देख सकते हो गाल ब्लैडर, जिसको मैं भी आपको बता रही थी पित्ताशय बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर वाला है गाल ब्लैडर आपको अच्छे से दिख ही रहा है, और यही वाली जो ग्रीन नली नीचे आ रही है इसी को हम बाइल डक्ट बोलते हैं, ठीक है। खैर अभी आप सिर्फ लिवर के बारे में देखिए। लिवर आपका ये है कि
ये उदर का मतलब पेट, मैंने बताया था आपको, स्टमक सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। एक चीज़ तो याद रखो कि आपकी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है? लीवर होती है। इसका भार 1.5 kg होता है, मतलब ये पूरा 1.5 किलो का होता है और बॉडी के लेफ्ट साइड में स्थित होता है, ठीक है, मतलब दाहिनी ओर। आप खुद ही अपने बॉडी का करके देखना कि किधर है हमारा लीवर, है ना। तो इसका जो मतलब बाह्य संरचना है उसको हम कह सकते हैं कि बाह्य रूप से लीवर में 2 खंड पाए जाते हैं जिनको हम लोब्यूल्स कहते हैं, और लोब्यूल्स को ही लीवर की फंक्शनल यूनिट कहा जाता है, ठीक है, मतलब ये इसकी कार्यात्मक इकाई है। और ये जो है क्यूबॉइडल सेल से बनी होती है। क्यूबॉइडल सेल्स मतलब कि घनाकार ऊतक होते हैं जो उनसे बनी होती है, ठीक है। ऊतक आपको पढ़ाएंगे बाद में, अभी आप इतना ही समझो कि लीवर की जो फंक्शनल यूनिट है वो लोब्यूल्स हैं, और जो लोब्यूल्स होती हैं वो क्यूबॉइडल सेल से बनी होती हैं, ठीक है। और ये सतह में जो है मैं क्या कहते हैं, 2 सतह में विभाजित दिखाई देता है जो आपका लीवर होता है। अब लीवर की ये तो बाह्य संरचना थी कि कुफर जो क्या कहते हैं फंक्शनल यूनिट लोब्यूल्स है, और लोब्यूल्स क्यूबॉइडल सेल से बना हुआ है। और एक कुफर सेल्स होती हैं, ये भी आपके लीवर में ही पाई जाती हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, एग्जाम में पूछते भी हैं इसको कि कुफर सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, तो लीवर में पाई जाती हैं। इसके बाद आपका है आंतरिक संरचना या माइक्रोस्कोपिक, मतलब जो माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो क्या दिखता है। लीवर जो होता है वो कई सारे कोशिकीय समूह से मिलकर बना होता है जिनको हम लीवर सेल्स बोलते हैं, और इसके प्रत्येक कोशिकीय समूह में सिराएं और आर्टरीज पाई जाती हैं, ठीक है। तो अभी उसके बताएंगे कि आर्टरीज में क्या काम होता है इनका और वेन्स का क्या काम होता है, ठीक है। और ये कोशिकीय समूह संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी होती हैं। संयोजी ऊतक को कनेक्टिव टिश्यूज बोलते हैं। कनेक्शन का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से जुड़ना, आप ध्यान रखो। तो यहाँ पर जो मतलब ये जो बनी हुई है सिराएं और जो आर्टरीज हैं वो कनेक्टिव टिश्यूज के थ्रू जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। अब इनमें कौन सी शाखाएं पाई जाती हैं वो हमें आगे देखना है। तो देखिए ये लीवर की आपकी आंतरिक संरचना है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा लीवर होता है वो ब्लड की आपूर्ति का भी काम करता है, रक्त को इधर उधर ले जाता है। वो कैसे कैसे क्या होता है इसमें देखिए, सबसे पहला आपका था ये हेपेटिक वेन, हेपेटिक आर्टरी, और तीसरा है बाइल डक्ट। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जो आपकी पोर्टल वेन होती है, मतलब हेपेटिक वेन जो होती है, ये क्या करती है कि शरीर के अन्य अंगों जैसे आमाशय, प्लीहा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एवं रक्त लीवर तक पहुंचाया जाता है। मतलब कि जो आमाशय है, प्लीहा है और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सब क्या करती हैं? ब्लड को लीवर तक पहुंचाती हैं, जो वेन्स होती हैं, ठीक है। और ये जो ब्लड है ये लीवर को पोषण प्रदान करता है। सेकंड है आपका यकृत धमनी, मतलब हेपेटिक आर्टरी। ये आर्टरी क्या करती है? आपके हृदय में जो ब्लड प्योर होता है उसको लीवर तक पहुंचाता है। लीवर को भी तो भाई चाहिए ना, खाने पीने के लिए कुछ ब्लड चाहिए। तो जो आपकी हेपेटिक आर्टरी है वो आपके हार्ट में जो ब्लड प्योर होता है उसको लेकर के आती कहाँ तक? लीवर तक, ठीक है। थर्ड है आपका बाइल डक्ट, ठीक है। अब बाइल डक्ट का क्या मतलब है? एक सेकेंड, बाइल डक्ट किधर गया? अच्छा चलिए कोई बात नहीं। बाइल डक्ट में क्या होता है कि जो गाल ब्लैडर में जो क्या कहते हैं बाइल जूस बनता है वो बाइल डक्ट के थ्रू ही लीवर में लाया जाता है। जो ये मान लीजिए ये एक सेकेंड, ये जो आपकी डक्ट है ये जैसे मान लीजिए ये बाइल डक्ट हो गई। डक्ट का मतलब नलिका। तो यहाँ पर जो अभी मैंने आपको इस तरह से दिखाया था, एक बना था, ये आपका गाल ब्लैडर था, और यही इसी गाल ब्लैडर में जो है बाइल जूस का निर्माण होता है, ठीक है। तो बाइल जूस यहीं से खिसक करके, मतलब यहीं से नीचे होकर के इसमें आता है। किस में आता है? लीवर में पहुंचाया जाता है। तो बाइल डक्ट का सीधे ये काम होता है, आप कह सकते हो कि जो बाइल जूस बनता है वो लीवर में जाता है बाइल डक्ट के थ्रू, ठीक है। ये पित्त नलिका है आपकी, और यहाँ पर पित्त बन रहा है तो यहाँ से ये नीचे अपना मोचते हुए आ रहा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है आपका फंक्शन ऑफ लीवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो देखिए पित्त का निर्माण करना एवं उसका श्रवण करना। जो आपका गाल ब्लैडर है उसी के जस्ट ऊपर है क्या बोलते हैं, एक सेकंड मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए ये आपका था ना लीवर, ठीक है। तो ये लीवर के अंदर ही आपका पाया जा रहा है गाल ब्लैडर, ठीक है। तो कुछ बाइल जूस यहाँ भी बनते हैं और बाकी इधर भी निर्माण करता है। कौन करता है निर्माण? लीवर करता है, ठीक है। तो इसका सिक्रीशन भी करता है और क्या कहते हैं मतलब निर्माण भी करता है, फॉर्मेशन भी करता है, सिक्रीशन भी करता है, ठीक है। तो पहला आपका ये हो गया कि पित्त का निर्माण करना। दूसरा है ग्लाइकोजन का संग्रहण एवं संश्लेषण करना। जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में बना हुआ था, ठीक है, वो इकट्ठा होकर के ग्लाइकोजन का फॉर्म ले लेता है, ग्लाइकोजन का रूप ले लेता है। और ग्लाइकोजन आपका कहाँ इकट्ठा होता है? आपकी मसल्स में और लीवर में भी, लेकिन सबसे ज़्यादा लीवर में ही जो है प्राप्त होता है, लीवर में ही संग्रहित होता है। और ज़रूरत पड़ने पे ये सिंथेसिस भी करता है ग्लाइकोजन की, ठीक है। ग्लाइकोजन का सिंथेसिस का मतलब ये है कि जो आपका ग्लूकोज इकट्ठा हुआ है आपके शरीर में वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है, और जब आप खाना नहीं खाते हैं, आप जब व्रत रखते हैं, तो वही ग्लाइकोजन टूट करके आपको ग्लूकोज देता है, मतलब आपकी बॉडी को एनर्जी देता है। थर्ड है आपका अमाइनो एसिड का डी एनिमेशन द्वारा यूरिया का निर्माण करना। यूरिया का जो निर्माण होता है वो भी जो है लीवर ही करता है। और यूरिया का निर्माण कैसे होता है? अमाइनो एसिड की डी एनिमेशन से, ठीक है। प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूमिन
और आदि जो फाइब्रोनोजन ये सारे प्रोटीन होते हैं इनका निर्माण करता है। कौन करता है? लीवर करता है। इसके बाद नॉन एसेंशियल फैटी एसिड, ये फुल फॉर्म में आपको अलग से लिख दूंगी, बता दूंगी मैं। नॉन, देखो NEFA लिखा हुआ है, तो नॉन एसेंशियल फैटी एसिड को एसेंशियल फैटी एसिड में मतलब चेंज करता है, ठीक है। आयरन और विटामिन 12 का, विटामिन 12 आपका क्या है? साइनोकोबालमिन, ठीक है, उनका भी संग्रहण करता है। आयरन मतलब जो लोहा आपके शरीर में, उनका संग्रहण करता है। और जो आयरन और आपका विटामिन B12 है, ये RBC के निर्माण में हेल्पफुल होता है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए प्रोथ्राम्बिन एवं फाइब्रिनोजन प्रोटीन का संश्लेषण करना। ब्लड क्लॉटिंग का एक अलग प्रोसेस है, वो आपको बाद में बताएंगे, लेकिन आप इतना समझो कि जो लीवर है आपका, वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसके बाद है आपका हिपैरिन का संश्लेषण करना। हिपैरिन एक तरीका का प्रोटीन है और ये एंटीकोगुलेंट जो है होता है। एंटीकोगुलेंट का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वो कहीं पे भी अगर थक्का बन जाएगा तो हमारी बॉडी को तुरंत कोई ना कोई हो सकता है, बॉडी के साथ कोई ना कोई अनहोनी हो सकती है। तो हिपैरिन का ये काम होता है कि ये क्लॉटिंग नहीं होने देती, आपका ब्लड एकदम फ्लो के साथ बहता रहता है। चयापचयी अभिक्रिया के द्वारा के परिणाम स्वरूप ऊर्जा का उत्पादन करना। मैंने बताया था ना आपको, माइटोकॉन्ड्रिया ATP के फॉर्म में ऊर्जा का संचय मतलब संचय होता है, तो उसके फॉर्म के उसके साथ ही क्या करता है? ऊर्जा का उत्पादन भी करता है। ऊर्जा का उत्पादन यहाँ से ATP से नहीं, आप समझिए कि ग्लाइकोजन इकट्ठा था ना, उसी ग्लाइकोजन को तोड़ करके ग्लूकोज बनाता है, इसीलिए आप यहाँ पे कह रहे हैं कि ऊर्जा का उत्पादन करता है। शरीर में जो टॉक्सिन्स होते हैं और कुछ फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको भी निष्क्रिय करता है, मतलब आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है, आप ये कह सकते हो। विटामिन A, D, E, K मतलब जितने भी फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, और विटामिन B12 का संग्रहण करना। लीवर में कुछ कुछ संग्रहण करता है लीवर जो होता है। लीवर आप ये कह सकते हो स्टोरेज करता है बहुत सारी चीज़ों का। देखो आयरन का भी किया, B12 का भी कर रहा है, और जितने भी फैट सोल्यूबल विटामिन है आपके, विटामिन E, D, E, K सबका कर रहा है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन को वसा के रूप में वसा के रूप में ग्लाइकोजेनेसिस के द्वारा चेंज करना। ये जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के द्वारा, मतलब जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी में स्टोर तो रहता ही है, तो जब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी देनी होती है तो एक प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं ग्लूकोजेनेसिस। तो उसी ग्लूकोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किसको कन्वर्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी स्टोर्ड है, ठीक है। इसके बाद एंटीबॉडीज एवं एंटीटॉक्सिन का निर्माण करना। जो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन बनते हैं उनका भी निर्माण करने का काम कौन करता है? लीवर करता है। तो आई थिंक आपको लीवर का समझ में आया होगा, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट देखते हैं। अब आपका आता है गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर का मैंने आपको दिखाया ही था अभी। ये है आपका, ये जो ग्रीन वाला है, ये आप देख रहे हो ना ग्रीन वाला, ये आपका गाल ब्लैडर है और ये आपका बाइल डक्ट है, ठीक है। चलिए तो इसकी थ्योरी देखते हैं हम लोग क्या है इसमें। गाल ब्लैडर एक छोटी नाशपाती के आकार का होता है और थैलीनुमा अंग होता है, और ये क्या कहते हैं, इसकी पोजीशन बता रखी है कि ये लीवर के दाहिने खंड के निचले हिस्से में स्थित होता है, आपने जैसा देखा ही। और ये 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, और जो यकृत से जो लीवर ने बाइल जूस बनाया था, सिक्रीट किया था, वो आकर के कहाँ रुकता है? इसी गाल ब्लैडर में आता है, उसी में संचित होता है, मतलब कि स्टोर होता है। आप समझिएगा बात को कि जो बाइल जूस है उसको सिक्रीट कौन कर रहा है? लीवर कर रहा है, लीवर बना रहा है, और बना करके वो गाल ब्लैडर में भेज देता है कि भैया मैंने बना दिया है, तो आप इसको अपने पास रखे रहो। फिर जब, और जो नीचे बाइल डक्ट थी, ये जो नली थी, इसी नली के थ्रू जब जरूरत होगी तो आप हमको भेजिएगा, ठीक है। और पित्ताशय का जो बीच वाला भाग होता है इसको फंडस बोलते हैं, सॉरी मतलब ऊपर वाला जो भाग होता है उसको फंडस बोलते हैं। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, ये इस टाइप का बना हुआ था ना, तो इसको, ये वाला भाग, इसको हम लोग फंडस बोलते हैं, और ये जो बीच वाला है इसको हम लोग जो है शरीर बोलते हैं, इसकी बॉडी, और इधर जो है ये, इसको हम लोग ग्रीवा बोलते हैं, मतलब नेक बोलते हैं। मतलब इसका ये 3 मेन पार्ट आप समझो, ये फंडस, ये बॉडी, ये आप उसका ग्रीवा, ठीक है। और यही तीनों मिल करके क्या करते हैं? पित्ताशय का जो है वो निर्माण करते हैं और स्टोर करते हैं उसको अपने अंदर। इसके बाद फंक्शन क्या है? जीबी का मतलब यहाँ पे गाल ब्लैडर है, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या है कि लीवर द्वारा स्रवित पित्त को पित्ताशय में संग्रहित करना। जो बाइल जूस बना करके भेजा था लीवर ने, उसको ही अपने पास रखेगा, भैया ठीक आओ। और पित्त लवर जो आपका होता है उसमें निम्न चीज़ें पाई जाती हैं। सबसे पहले जो पित्त है उसमें क्या है? ये एक एल्कलाइन फ्लूइड होता है, मतलब ये क्षारीय तत्व होता है, ठीक है। और लीवर द्वारा पर डे 5 to 100 ml बाइल मतलब सिक्रीट होता है, और पित्ताशय की जो क्षमता होती है वो 30 से 60 ml तक ही होती है। कहने का मतलब जो आपका गाल ब्लैडर है वो ज़्यादा बाइल जूस को इकट्ठा नहीं रख पाता है। अब आप सोचो, लीवर तो सिक्रीट इतना कर रहा है, मतलब 500 ml से 1000 ml तक, लेकिन जो आपका गाल ब्लैडर है वो बेचारा सिर्फ 30 से 60 ml तक ही स्टोर कर पा रहा है। बाकी जितना बचा हुआ है वो कहाँ है? लीवर में है आपके, ठीक है। पित्ताशय में लीवर द्वारा स्रवित पित्तरस गाढ़ा हो जाता है। जैसे लीवर जब भेजता है गाल ब्लैडर में, तो पित्ताशय में आने के बाद, मतलब गाल ब्लैडर में आने के बाद जो बाइल जूस होता है वो गाढ़ा हो जाता है।
और इसके बाद क्या होता है कि पित्ताशय में लगभग 86% जल और बाकी शेष भाग में कुछ सॉल्ट होते हैं, कुछ पित्तवर्धक मतलब कि पिगमेंट होते हैं, म्यूसिन प्रोटीन और कुछ कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं तथा कुछ मात्रा में विटामिन भी पाए जाते हैं। किस में विटामिन पाए जाते हैं? जो आपका बाइल जूस है, ठीक है। अब बाइल सॉल्ट जो क्या होता है? बाइल सॉल्ट ये है आपका पित्ताशय के पित्त में सोडियम टोरोकोलेट एवं सोडियम ग्लाइकोलेट पाया जाता है। मतलब जो पित्त लवण है, बाइल सॉल्ट है, उनमें सोडियम टोरोकोलेट और ग्लाइकोलेट पाया जाता है, ठीक है। पित्त लवण जो होता है वो स्पेशली लाइपेज नामक एंजाइम की पाचन क्रिया को बढ़ाते हैं। लाइपेज एंजाइम क्या था? फैट के डाइजेशन के लिए। किसके लिए? लाइपेज एंजाइम जो आपका था वो फैट के डाइजेशन के लिए जरूरी था, ठीक है। तो जो पित्त लवण होता है वो लाइपेज एंजाइम को और ज़्यादा उसके रिएक्शन को बढ़ा देता है। तो उससे क्या होता है कि जो आपका फैट डाइजेशन होता है वो जल्दी जल्दी और डाइजेस्ट होता है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या होता है कि पित्त वर्णक मतलब जो बाइल पिगमेंट होता है, मतलब कि जो बाइल का कलर होता है वो येलोइश होता है। तो वो मतलब जो बाइल पिगमेंट पाया जा रहा है उसमें क्यों पाया जा रहा है? तो पित्त रस में बिलीरुबिन एवं बिलीवर्डिन नामक रंगकण पाए जाते हैं। ये चीज़ आपको एकदम याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये, कि जो बाइल जूस होता है उसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के कारण ही जो बाइल जूस होता है वो येलोइश टाइप का दिखता है। और ये हीमोग्लोबिन द्वारा बनते हैं। हीमोग्लोबिन मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। हीमोग्लोबिन द्वारा ये बनते हैं जो कि आरबीसी के स्पेम नष्ट होने पर निकलता है। जब हमारी आरबीसी होती हैं तो वो प्लीहा में नष्ट होती हैं तो वो बिलीवर्डिन, तो जो उसमें ये निकलता है वो बिलीवर्डिन के ही फॉर्म में निकलता है, ठीक है। जब कभी कभी जॉइंटिस हो जाता है तो यही होता है। ये जो बिलीवर्डिन का क्या कहते हैं, आरबीसी जब आपकी नष्ट होती है तो बिलीवर्डिन के रूप में मतलब निकलता है, तो बहुत ज़्यादा निकलने लगता है, इसीलिए पूरा मतलब जो बॉडी होती है वो ब्लू येलोइश दिखने लग जाती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो बाइल पिगमेंट है इसमें आप एक पॉइंट याद रखो कि बाइल पिगमेंट जो होता है वो बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन के कारण निकलता है। और ये कब बनता है? जब हीमोग्लोबिन द्वारा, मतलब जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का निर्माण होता है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा ही होता है, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का मैं आपको पहले चित्र दिखा दूँ। ये देखिए, ये जो आपका पीला पीला दिख रहा है, आम का सीज़न आ रहा है और ये भी आम के जैसे ही है। सॉरी, आम के जैसे तो नहीं है, खैर ये आपका है आपका पूरा पैनक्रियाज, ठीक है। ये पैनक्रियाज है, ठीक है। अब ये आपको याद रखना है, पैनक्रियाज है ये। चलिए अब हम पैनक्रियाज के बारे में देखते हैं। इसकी एक सेकेंड, इसकी जो संरचना है वो एक सिलेंडर नुमा है। अभी आपने देखा ही, इस टाइप से करके था वो, ठीक है। और इसके बाद पक्वाशय की दीवार से सटा हुआ होता है। पक्वाशय का मतलब क्या था? डियोडिनम। और डियोडिनम क्या था? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की सबसे ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, मतलब सबसे स्टार्टिंग पॉइंट। इसके बाद क्या कहते हैं, ये छोटी आंत एवं अमाशय के बीच में उपस्थित होता है। अभी आपको दिखाऊंगी फिर से चित्र में। आपको इतना याद रखना है कि पक्वाशय की दीवार से सटा हुआ होता है। अग्नाशय के भाग, ये एक मुलायम, इसका कुछ भाग क्या होता है, ये एक मुलायम चपटी सी गुलाबी कलर की, मतलब गुलाबी सी चपटी, लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी ग्रंथि होती है। वहाँ पे येलो था तो अब आप ये मत समझना कि येलो होता है, वो तो एक डायग्राम है तो जैसा दिख रहा है। लंबी ग्रंथि होती है, थोड़ा सा 5 से 6 इंच की होती है, ठीक है। यहाँ पर 1 इंच का मतलब अगर सेंटीमीटर है तो मतलब 1 इंच में 2.4 सेंटीमीटर होता है, ये आप समझ लेना ऐसे। तो ये आपको दिख रहा है पूरा ये, और आगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जैसे इसका जो भाग होता है इधर वाले को, जो सबसे इधर का पॉइंट है इसको हम हेड बोलते हैं, और लास्ट वाला जो होता है उसको टेल बोलते हैं, और बीच वाले पार्ट को इसको बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो इसका शीर्ष भाग है ये सबसे चौड़ा होता है और ये पक्वाशय से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ से जो आपकी डियोडिनम वाली नली होती है वो निकली होती है, और अग्नाशय का ये मुख्य भाग होता है, जो इसकी बॉडी है ये मुख्य भाग होता है। अमाशय के पीछे हम तीसरी लंबर वर्टिब्रा पर स्थित होता है। जो अमाशय है आपका, पीछे हमारी वर्टिब्री पाई जाती हैं, तो उसके जो तीसरी लंबर वर्टिब्रा होती है उस पर स्थापित होता है। ये सब आपको बाद में बताऊंगी मैं, स्केलेटन सिस्टम का पार्ट है वो सब। थर्ड है आपका टेल, ये इसका सबसे पतला वाला भाग होता है, सिंपल सा। तो मतलब ये आप कह सकते हो कि ये पूरा इसका भाग था किसका? अग्नाशय का, ठीक है। इसके बाद फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज। फंक्शन का मतलब इसका कार्य क्या है पैनक्रियाज का? पैनक्रियाज का आपका ये कार्य कि इसका मुख्य कार्य होता है पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करना। किसको? पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करना। कि पैनक्रियाटिक जूस उधर था ना, अभी ट्रिप्सिनोजन निकल रहा था जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इस रस में, मतलब जो पैनक्रियाटिक रस निकलता है उसमें जल एवं कई लवण पाए जाते हैं, और इसमें 3 प्रकार के एंजाइम भी पाए जाते हैं। लाइपेज जो होता है, फिर से बताना आपको कि वसा के बड़े बड़े टुकड़ों को ये ट्राइग्लिसराइड एवं सूक्ष्म कण ग्लिसरॉल में और फ्री फैटी एसिड में बदल देता है, लाइपेज जो होता है, ठीक है। और पैनक्रियाटिक जूस जो ट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में निकल रहा था वो अभी प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। खैर अभी आप इस पे देखिए। इसके बाद पहला एंजाइम था लाइपेज, जो फैट को डाइजेस्ट कर रहा था, फैट के बड़े बड़े टुकड़ों को ट्राइग्लिसराइड और फ्री फैटी एसिड में बदल दे रहा था। दूसरा आपका है अमाइलेज, ये जटिल शर्करा, मतलब कि जो पॉलीसैकेराइड है उसको डाइसैकेराइड माल्टोज में परिवर्तित कर दे रहा था, ठीक है। इसके बाद थर्ड है आपका ट्रिप्सिनोजन।
ट्रिप्सिनोजन मैंने बताया था कि ये अग्नाशय में इनएक्टिव फॉर्म में होता है। अग्नाशयिक रस में निष्क्रिय रूप में पाया जाता है। कौन? ट्रिप्सिनोजन आपके पैनक्रियाज से निकल रहा है और ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद इंटेरोकाइनेज की सहायता से सक्रिय हो जाता है, मैंने आपको बताया था। और ये प्रोटीन के पेप्टोन को अमाइनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। कौन? ट्रिप्सिनोजन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद ट्रिप्सिन एंजाइम में बदल जाता है और ट्रिप्सिन एंजाइम ही पेप्टोन को अमाइनो एसिड में बदल देता है। पीछे जो बताया था उसी को आपको ध्यान में रखना है। एंजाइम के अलावा अग्नाशय में हार्मोन्स भी स्रावित होते हैं। आपके पैनक्रियाज से ही आपके इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन भी निकलता, आगे भी आपको बताऊंगी मैं। ये एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है। जो आपकी ये अग्नाशय है ये अंतःस्रावी ग्रंथि का काम भी करती है। ठीक है, अग्नाशय अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में क्या काम करती है वो देखिए लिख रखा है यहाँ पर। जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज को ही हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं, आपको पता ही है। पैनक्रियाज के लैंगरहैंस की आइसलेट्स की बीटा सेल्स एवं अल्फा सेल्स द्वारा निम्न हार्मोन स्रावित होते हैं। अब आप समझो कि वहां पर आइसलेट्स की बीटा सेल्स और गामा सेल्स होती हैं जिनके द्वारा निम्न हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? ये देखिए, सबसे पहला आपका ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित होता है। ये अल्फा सेल्स द्वारा, अल्फा, ये अल्फा सेल्स द्वारा स्रावित होता है। जो ग्लूकागॉन है इसका मुख्य कार्य शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित कार्बोज को ग्लूकोज के रूप में चेंज करना। मैंने अभी आपको बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी हमें मिल जाती है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में जाकर के स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो जो ग्लूकागॉन हार्मोन है, तो जब हमें ज़रूरत होती है कभी हमारे शरीर को, जब आप व्रत रखते हैं, तो जब आप व्रत रखते हैं तो हम उतनी चीज़ें नहीं खा पाते हैं, कम जो है फूड इनटेक करते हैं। तो जैसे हमारे शरीर को जब ऊर्जा की और ज़रूरत होती है तो यही ग्लाइकोजन जो होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में टूट जाता है। तो ग्लाइकोजन को तोड़ने में तो कोई ना कोई हेल्प करेगा ना, तो यही जो ग्लूकागॉन हार्मोन है आपका, वही ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने में हेल्प करता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिख रखा है कि इसका मुख्य कार्य शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित कार्बोज, मतलब कि वही ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना है। तो जब तक जो आपका ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में नहीं बदलेगा तब तक हमारे शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि जो ग्लूकागॉन है ये हमारे शरीर में जो पहले से ही एनर्जी स्टोर है उसको तोड़ने में मदद करता है, मतलब कि ग्लाइकोजन को तोड़ करके ग्लूकोज में बदलने में मदद करता है। आपको ये चीज़ याद रखो बस, आपकी ग्लूकागॉन क्या करता है, ये अल्फा सेल से निकलता है और इसके बाद ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने में मदद करता है। अब इसके बाद आपका आ गया इंसुलिन। इंसुलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है आपकी बॉडी में। ये बीटा सेल से निकलता है। इसका काम क्या होता है कि आपके बॉडी में आपके ब्लड में जो शर्करा है, मतलब जो ग्लूकोज है, उसके लेवल को बैलेंस करना। जितने लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है उनके बॉडी में यही होता है कि कार्बोहाइड्रेट का जो है चयापचय गड़बड़ हो जाता है, और जिस वजह से, और चयापचय गड़बड़ होने से भी, और इंसुलिन हार्मोन जो है का इम्बैलेंस हो जाता है। या तो इंसुलिन हार्मोन निकलने लगता है या फिर इंसुलिन हार्मोन निकलना ही बंद हो जाता है। तो जब इंसुलिन हार्मोन अगर हमारी बॉडी में नहीं रहेगा तो हमारी बॉडी में, मतलब जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है वो गड़बड़ हो जाएगा, और जैसे ही वो गड़बड़ होगा वैसे ही हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है और वही डायबिटीज़ हो जाता है। तो जो इंसुलिन हार्मोन है उसका बहुत मेन फंक्शन यही है कि आपके ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा है उसको वो पूरा प्रॉपर बनाए रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म होता है। ठीक है, और आपको इसमें जो समझ ना आया हो या आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हुई हो तो आप आराम से फिर से जो है इसमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मुझे ये नहीं समझ में आया। मैं दोबारा से एक छोटी सी दूसरी वीडियो बना दूंगी जो आपका डाउट होगा। और बाकी आप लोग देखिए, समझिए। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को ईजी लैंग्वेज में बिल्कुल बताया जाए, कहानी की जैसे। ठीक है, क्योंकि कहानी की जैसे पढ़ने में फिर मज़ा ही कुछ और होता है। तो चलिए फिर आप लोग देखिएगा और जैसा आप लोगों को लगे कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। और नेक्स्ट मैं देखती हूँ कि आप लोगों को इसी सीरीज़ को मैं कंटिन्यू कराऊँ या फिर फूड साइंस का देखती हूँ, क्योंकि देखिए ह्यूमन फिजियोलॉजी TGT PGT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ टॉपिक इसमें हो जाए, देन मैं फूड साइंस स्टार्ट करती हूँ। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, टाइम का थोड़ा सा इशू रहता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगी कि 1 बाय 1 करके मैं सारे टॉपिक लेकर के आऊँ। ठीक है, और चलिए फिर ध्यान रखिए, पढ़िए और कोशिश करिए कि ये नोट्स देख करके आप खुद नोट्स बनाइए, या आपको जैसे भी इजी पड़ता है। कुछ लोग होते हैं वो 2-4 बार वीडियो देखते हैं, उससे भी उनको माइंड में फीड हो जाता है। तो आपको जैसे लगता है आप अपने हिसाब से देखिए, और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।